नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों से, जहां पर विंध्य कॉरिडोर के भूमि पूजन के लिए आज मिर्जापुर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस वक्त आपको बता दें और कई कार्यक्रम में भूमि पूजन में पूजा करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिले में 2 घंटे रुकेंगे। जीआईसी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने के साथ ही रोपवे का लोकार्पण और विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास भी करेंगे। और दोपहर बाद 2:40 पर अष्टभुजा हेलीपैड पहुंचेंगे और 4:35 पर वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री 3:15 बजे विंध्याचल मंदिर पहुंचेंगे और यहां दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान वो 20 मिनट तक विंध्य धाम में रहेंगे और भूमि पूजन कर सड़क मार्ग से जीआईसी मैदान भी पहुंचेंगे, जहां विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास और रोपवे सहित अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। और जनसभा के बाद 4 मिनट बाद वाराणसी के लिए रवाना होंगे। और आयुक्त विंध्याचल मंडल योगेश्वर राम मिश्र और जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लश्कार ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन की तैयारियों को लेकर जीआईसी के जनसभा स्थल पर बैठक कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार की शाम मिर्जापुर से संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर आएंगे। इनके आगमन की सूचना जिला प्रशासन के पास आ गया है और वहीं पत्र के अनुसार हेलीपैड से सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां दर्शन पूजन और विश्वनाथ धाम का निरीक्षण करेंगे। और इसके बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे। इधर बतौर गृह मंत्री पहली बार मिर्जापुर जिले में आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और वहीं 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों को गृह मंत्री के सुरक्षा में तैनात किया गया है। और वहीं जिले में गृह मंत्री के आगमन पर पहली बार इस तरह की सुरक्षा देखने को मिली है। और वहीं पुलिस कर्मियों की तैनाती के अलावा ऐसे भी आदेश जारी किए गए हैं जिसमें कार्यक्रम स्थल के आसपास रहने वाले लोगों को बाहरी को घर पर निवास नहीं करने का नोटिस दिया गया है। वहीं आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर जाएंगे और इस दौरान वो कई कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। उसके अलावा आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले और वहां पर जाकर लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। और आपको बता दें विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास है आज, उसके बाद और वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण भी करेंगे। आपको बता दें 2 घंटे मिर्जापुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जिसके बाद वो वाराणसी के लिए भी रवाना होंगे। आपको बता दें रोपवे का करेंगे लोकार्पण और इस दौरान कई चीज़ों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह की काफ़ी कड़ी सुरक्षा में ये दौरा है। और आपको बता दें आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी किया गया और आपको बता दें कई पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सीएम बनने के बाद पहला दौरा है जहां वो मिर्जापुर जा रहे हैं और इस दौरान वो विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह लोग संबोधित भी करने वाले हैं और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे आज गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें सीएम योगी का ये सीएम बनने के बाद पहला दौरा है, जिसके बाद सीएम योगी मिर्जापुर जाएंगे और वहां पर आपको बता दें कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करने वाले हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया कि उन गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का आज का क्या शेड्यूल बनाया गया है और किस तरह से वो अपने कार्यक्रम को पूरी तरह से करेंगे। उसके बाद आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा है
मानसून सत्र के शुरुआत के बाद से पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच संसद ने 107 घंटों के निर्धारित समय से केवल 18 घंटे ही काम किया, जिसके कारण करदाताओं के 133 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। और वहीं सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि 19 जुलाई से शुरू हुए और 13 अगस्त को समाप्त होने वाले सत्र में अब तक 89 घंटे बर्बाद हो चुके हैं और राज्यसभा अपने निर्धारित समय से लगभग 21% चली। वहीं लोकसभा निर्धारित समय के 13% से भी कम के लिए काम कर पाया और सूत्रों के अनुसार लोकसभा अपने संभावित 54 घंटों के लिए केवल 7 घंटे ही चल सकी है और वहीं राज्यसभा संभावित 53 घंटों में से 11 घंटे ही चल पाई। अब तक संसद में संभावित 107 घंटों में से केवल 18 घंटे ही काम हुआ और संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने कार्रवाई बाधित की और हंगामे के बीच लोकसभा में विनियोग विधेयक के अलावा केवल 5 विधेयक पारित हो पाए और राज्यसभा में भी लगभग ऐसे ही बिल पास हो चुके हैं। और वहीं श्यामनगर का रहने वाला अरविंद कुमार श्रीवास्तव और यश ठाकुर कुंद्रा का सबसे बड़ा राजधार निकला। अब दरअसल राज कुंद्रा एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री में एक छत राज चाहता था और एआईटी बजाज और उल्लू जैसे तमाम ऐप को लोकप्रिय देखकर इनसे आगे निकलने की मंशा थी। कुंद्रा ने अपने बिजनेस का बड़ा काम यश ठाकुर के हिस्से कर दिया था। इसी वजह से नए ऐप बनाने, पॉर्न और सेमी पॉर्न फिल्मों को अपलोड करने, वेब सीरीज में काम करने के लिए बोल्ड अभिनेत्रियों से सौदेबाजी करने, कमाई को इधर उधर करने में यश ठाकुर का पूरा दखल था। और यह सारी जानकारी राज कुंद्रा और यश ठाकुर के बीच हुई व्हाट्सएप चैट और पकड़े लोगों की पूछताछ में सामने आया है। और वहीं यश ठाकुर ने 6 महीने पहले पॉर्न फिल्मों का कारोबार सिंगापुर में शिफ्ट कर लिया था। यश नियोफिलिक्स कंपनी के बैनर पर अंग्रेजी में शॉर्ट न्यूड फिल्में बनाने की योजना पर काम कर रहा था। लंदन में रह रहा भारतीय नागरिक रॉय और कुंद्रा का सहयोगी उमेश कामत सिंगापुर में कुंद्रा के लिए काम कर रहे थे। रॉय भारतीय मॉडल इंडस्ट्री में संघर्ष अभिनेत्रियों से सौदा करता था और नई अभिनेत्रियों को 5,000 और चर्चित बोल्ड अभिनेत्रियों को 20 से 40,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान होता था। एक बार धंधे में उतरने के बाद कोई मुंह नहीं खोलता था। 18 ऐसे बैंक खाते पकड़े जिनमें करोड़ों का लेन देन हुआ और इनमें 3 खाते कानपुर निवासी अरविंद श्रीवास्तव, उसकी पत्नी हरीशा और उसके महज 20 महीने में ही इनमें 4 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। महामारी के बीच 1 अगस्त से हो रहे टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ सकता है। आरबीआई और केंद्र सरकार आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए सावधि जमा पर ब्याज दरों में वृद्धि भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। महंगाई दर में वृद्धि भी परेशानी बढ़ा सकती है। हालांकि ये राहत है कि अब हफ्ते के 7 दिन वेतन, पेंशन बिल का भुगतान होगा और बैंकों की नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सेवा रोज प्रभावी होगी। बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्तें, म्यूचुअल फंड के भुगतान भी 7 दिन हो सकेंगे। और वहीं नए आकार नियम के मुताबिक 2020 से 21 के लिए 1 लाख रुपए या ज़्यादा सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर करदाताओं को जुर्माना चुकाना पड़ेगा। और वहीं आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234A के तहत 1% जुर्माना प्रति महीने देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों पर यह लागू नहीं होगा। और वहीं आईसीआईसीआई की होम ब्रांच से हर महीने 1 लाख से ज़्यादा और एक दिन में 25,000 से ज़्यादा लेन देन पर 5 रुपये प्रति 1,000 रुपये या न्यूनतम 150 रुपये शुल्क, ग्राहक को 25 से ज़्यादा प्रति 10 चेक पर 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क। और वहीं मुंबई, नई दिल्ली समेत 6 मेट्रो शहरों में 1 महीने में 3 वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन मुफ्त। इससे अधिक के हर वित्तीय लेन देन के लिए 20 रुपये शुल्क और वहीं गैर वित्तीय लेन देन पर 8.50 रुपये शुल्क लगेगा।
और दूसरे बैंकों के एटीएम से रकम निकासी पर 15 के बजाय 17 रुपये शुल्क और वहीं गैर वित्तीय लेन देन पर 500 रुपये तक बढ़ाया गया है। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि खनन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर खनन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे चचेरे भाई ने कारोबारी को गोली मारी है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर घटना स्थल पर कारोबारी की मौत हुई। आपको बता दें खनन कारोबारी की मौत, और आपको बता दें लाइसेंसी बंदूक से मारी गई है गोली। और आपको बता दें वहीं आरोपी गोली मारने के बाद फरार हो गया और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें पुलिस ने शव को अपने जब्त करने के बाद उसे पोस्टमार्टम में भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर जो कि लालपुर थाना क्षेत्र के डेरा बारी की घटना है, जहां पर एक खनन कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई है। और आपको बता दें गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया। और इसके अलावा आपको बता दें चचेरे भाई ने कारोबारी को गोली मारी है और वहीं गोली मारने के बाद चचेरा भाई फरार हो गया। और घटना स्थल पर कारोबारी की मौत हो गई और लाइसेंसी बंदूक से ये गोली मारी गई है, जिसके बाद गोली मारने के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बीती देर रात हुई घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं आपको बता दें लालपुर थाना क्षेत्र के डेरा बारी की ये घटना है, जहां पर एक खनन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सवेरे से बारिश चल रही है। हल्की हवाओं के कारण मौसम में ठंडक हो गई। कई हिस्सों में हो रही बरसात ने कल की गर्मी और उमस को खत्म कर दिया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में दिल्ली एनसीआर के अलावा आसपास के इलाकों में भी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। और दिल्ली एनसीआर में सवेरे से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। और वहीं रविवार होने के कारण अभी सड़कों पर अधिक लोग नहीं निकले, लेकिन अगर देर तक बारिश का सिलसिला चलता रहा तो जाम के हालात भी हो सकते हैं। और वहीं उमस भारी गर्म से राहत पाने के लिए बारिश को उम्मीद में बैठे लोगों का शनिवार का दिन मायूसी भरा रहा। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और वहीं मेघ नहीं बरसे, दिन भर चिलचिलाती धूप की वजह से लोग परेशान भी हुए थे। और शाम के समय कुछ देर के लिए बादलों ने दिल्ली को घेरा, लेकिन बात नहीं बनी। अब मौसम विभाग ने एक दिन पहले ऑरेंज अलर्ट की घोषणा करते हुए दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना जताई थी। इसके विपरीत शनिवार को हालात देखने को मिले। सुबह से सूरज के कड़े तेवर रहे और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान भी दिखे। इस कड़ी में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री 35 न्यूनतम और तापमान सामान्य से 3 कम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और हवा में नमी का स्तर 68 से 98% रहा। इस वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट की घोषणा भी की है और अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। इसके बाद 2 अगस्त को मौसम करवट ले सकता है और तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। इससे अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और वहीं दिल्ली एनसीआर की हवा शनिवार को संतोषजनक श्रेणी में रही। और वहीं अगले 24 घंटे में भी हवा की गुणवत्ता में अधिक बदलाव की संभावना है। और 2 अगस्त को बारिश की संभावना को देखते हुए हवा में और सुधार हो सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 रहा। इसके अलावा फरीदाबाद की हवा 48, गाजियाबाद की 57, ग्रेटर नोएडा 49 और गुरुग्राम की 50 रही। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप टोक्यो से लेकर मलेशिया
और थाईलैंड में बढ़ गया है। शनिवार को 3 ही जगहों पर रिकॉर्ड संख्या में संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन सरकार ने बताया कि बीते 24 घंटे में मामले दर्ज किए गए। ओलंपिक खेलों से जुड़े संक्रमण के 21 नए मामले सामने आए, जो बढ़कर अब 241 हो गए। इसी तरह मलेशिया में भी कोरोना का केंद्र बना हुआ है। बीते 24 घंटे में 17,786 मामले सामने आए और वहीं थाईलैंड में 18,912 नए मामले सामने आए और जबकि 178 मरीज की मौत हो गई। और वहीं विरोध में लोग सड़क पर उतरे गए हैं और लोग काले झंडे और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। और वहीं मरीज को अस्पतालों में बेड और दवा तक मिलना मुश्किल हो रहा है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा है। और चीन में डेल्टा वेरिएंट से जुड़े मामले बढ़ने के कारण हालात खराब होने लगे। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया कि चीन के पूर्वी शहर नानजिंग में संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। और वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बताया है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले 80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये भविष्य के लिए खतरे संकेत है। और वहीं सावधान रहने का वक्त आ गया है।